जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली करंट से ही रिलेटेड है। अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनातनी चल रही है, जो तनाव चल रहा है और लोगों का आशंका है कि कहीं ये तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए, उसको लेकर के भी जो आशंका बन रही है वहाँ पे, उसको लेकर के हम बात करेंगे और उस पूरे सिचुएशन को, पूरे सिनेरियो को समझेंगे कि आखिर ये नौबत ही क्यों आ गई, आज का ये सिचुएशन क्यों आ गया, क्यों ऐसा लगने लगा कि हाँ ये तृतीय विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है और इससे क्या समस्याएं होंगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम इसके पूरे बैकग्राउंड को समझेंगे कि आखिर किस जगह से उठ के ये मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को हम समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। उस पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि आखिर ये युद्ध होता है तो उस सिचुएशन में क्या विश्व पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा विश्व पे। उसके बाद कि अभी के जो सिचुएशन है, जो तनातनी है, उसको लेकर के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग गया है विश्व पे, ग्लोबली क्या प्रॉब्लम होने लग गया है। आपको भी पता है कि रूस एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा देश है, जिसके अगर बीच में कुछ तनातनी होता है उसको लेकर के काफ़ी समस्याएं हो सकती है। और आज के डेट में ग्लोबली कनेक्ट है हर एक देश, तो उसमें अगर कोई एक कारण कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होता है, समस्याएं होती हैं, तो पूरे विश्व पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम समझेंगे कि आखिर ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आगे की क्या राह हो सकती है, और उसके बाद कि आखिर भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी है, या इसको ये अगर युद्ध में तब्दील हो जाता है तो, और भारत को क्या सबक भी लेना चाहिए। ये तमाम बातों को लेकर के हम बात करेंगे, हम तमाम बातों को समझेंगे इसमें। तो आपसे बस आग्रह इतना है कि ये सब कुछ करने के लिए काफ़ी रिसर्च करना होता है, बहुत जगह पढ़ना होता है, समझना होता है, मेहनत करना होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग करना होता है, फाइनली वीडियो बनाते हैं, उसके बाद हम अपलोड करते हैं। तो काफ़ी मेहनत लगता है इसमें। तो आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बस इतना ही काम है, बाकी आप निश्चिंत होकर देखिए, आपका टॉपिक पूरा क्लियर होगा। आप जरूरी नहीं है कि कोई एक छात्र होंगे, स्टूडेंट होंगे, आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट होंगे, जरूरी नहीं है। आप एक आम आदमी हैं तभी आप समझ सकते हैं कि क्या सिनेरियो है। और मैं जो भी बात कर रहा हूँ एक तथ्य को रख करके बात करूंगा, हर एक चीज का एक फैक्ट होगा सामने, तो कुछ भी बकवास नहीं होगा, जो होगा फैक्ट के हिसाब से होगा। चलिए तो आज शुरू करते हैं कि आखिर ये सिनेरियो आया कैसे। तो इस सिनेरियो को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिस्ट्री में जाना होगा, इतिहास में जाना होगा कि ये कैसे हुआ। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर टू की, क्योंकि सिचुएशन आज वर्ल्ड वॉर थ्री की है, तो वर्ल्ड वॉर टू में हम पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड वॉर टू यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये जो रूस है या अमेरिका है, ये सब लोग एक थे, अलग अलग देश नहीं थे, मतलब अलग अलग नहीं थे। उस टाइम में एक तरफ से होकर के लड़ रहे थे, इटली जर्मनी ये सब अलग थे, दूसरे तरफ से थे, लेकिन ये लोग एक तरफ से थे। खैर उससे पहले की अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट वहां पे हो चुका था और साम्यवादी सरकार बन चुकी थी रूस में, उस समय का सिचुएशन है। वर्ल्ड वॉर टू से पहले लेनिन का 1924 में वहां पे साम्यवादी गवर्नमेंट आ चुकी थी रूस में, मतलब साम्यवादी सोशलिस्ट हो चुका था। लेकिन तब भी वर्ल्ड वॉर टू में दोनों एक साथ था, रूस हो अमेरिका हो, सब लोग एक साथ होके एक तरफ से वो युद्ध को लड़ा था। अब वर्ल्ड वॉर टू में लड़ा, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, बाद में क्या हुआ कि पूरा विश्व दो धरा में बट गया, दो भाग में बट गया। पहला भाग था जो कैपिटलिस्ट का था, यानी पूंजीवादी का था, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और दूसरा जो भाग था वो था सोशलिस्ट का, समाजवादी का, जिसका नेतृत्व रसिया कर रहा था, यूएसएसआर कर रहा था। हुआ क्या, बाद में वो सिनेरियो चेंज हो गया और 1990 के आसपास में, 1990 के लगभग में आकर के यूएसएसआर का बिखराव हो गया, वो टूट गया और अलग अलग देश में बट गया। अब उस समय का सिचुएशन ये हुआ कि जब देश बटा, तो आप देख सकते हैं हमारा जो मध्य एशिया वाला देश है, जिसमें तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये जो देश थी, ये पांचों देश ये अलग हो गए, और भी बहुत सारा देश अलग हुआ, बाल्टिक राष्ट्र अलग हो गए, और उसी में यूक्रेन भी था, जो पहले यूएसएसआर का ही सदस्य था। यूएसएसआर भी अलग हो गया, वो यूक्रेन उससे अलग हो गया। अब जब अलग हुआ 1990 के बाद, तो उनकी थॉट, अब चूंकि अलग होने का कारण क्या है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि मैं इसमें एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो समाजवादी सोच थी उसमें वो एडजस्ट नहीं कर रहा था। तो वो जब अलग हुआ यूक्रेन, अब यूक्रेन अलग होने के बाद क्या किया कि यूरोप के और जो कंट्रीज थे, जैसे ब्रिटेन था, जर्मनी था, फ्रांस था, उन सब लोगों के साथ एग्रीमेंट करना स्टार्ट किया, अलग अलग एग्रीमेंट अलग अलग टाइम में करना स्टार्ट किया। और अब उसका जो झुकाव था
वो भले कैपिटलिस्ट के तरफ होने लग गया, लेकिन वो जब अलग हुआ था तो यूक्रेन ने क्लियर कह दिया था कि हम एक न्यूट्रल कंट्री रहेंगे, मतलब ना हम समाजवादी की तरफ से रहेंगे और ना हम पूंजीवादी की तरफ से, हम अपने एज पर सिचुएशन जो जरूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से रहेंगे। उन्होंने शुरुआत में अपने आप को न्यूट्रल कंट्री घोषित किया, बाद में धीरे धीरे एग्रीमेंट किया और ये सब चलता रहा। लेकिन 2013 का एक सिचुएशन आया। 2013 में क्या हुआ कि 2013 में वहां के जो राष्ट्रपति थे उनका झुकाव रसिया की तरफ था, और 2013 में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे उन्होंने जो यूरोप के साथ हुआ जितना भी एग्रीमेंट था उसको खत्म कर दिया। अब एग्रीमेंट खत्म कर दिया तो यूक्रेन की जनता जो थी, वहां की जो पब्लिक थी, उनको ये लगने लग गया कि अब शायद फिर से ये सोशलिस्ट और समाजवादी ना कर दे, क्योंकि उसका एक सीमा होता है, तो उसमें समस्याएं हो रही थी वहां के जनता को। तो उनको लगा कि अब चूंकि यूरोप के साथ एग्रीमेंट तोड़ रहा है यहाँ का राष्ट्रपति, उसको लेकर के वहां वो उन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन काफी बड़ा आंदोलन हो गया 2013 में। तो यहाँ तक सिचुएशन आ गई कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे यूक्रेन के, उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो उन्होंने रिजाइन कर दिया उस पोस्ट को और हट गए। बाद में क्या हुआ कि फरवरी 2014 में रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद में वहीं पर सिचुएशन बना और क्रीमिया को उससे अलग राष्ट्र बना दिया। यूक्रेन का ही पार्ट था क्रीमिया, उसको अलग एक राष्ट्र बना दिया। 2014 फरवरी की बात है। उसके बाद वहीं का दो क्षेत्र और था, एक लुहांस्क था और एक दमिश्क था। तो दमिश्क और लुहांस्क ये दो क्षेत्र थे जिस पे कब्जा कर लिया रूस ने। बाद में फिर सिचुएशन संभला और 2015 में फिर से एक शांति विराम, एक संघर्ष विराम हुआ, संघर्ष विराम समझौता हुआ। और जो संघर्ष विराम समझौता हुआ उसको हम मिन्स्क एग्रीमेंट कहते हैं। तो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद जब एक दूसरे के साथ मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ फिर नॉर्मल हो गया सिचुएशन। लेकिन अब वहां के जो राष्ट्रपति थे उनका झुकाव अब धीरे धीरे नाटो की तरफ होने लग गया। नाटो क्या होता है? नाटो होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या है ना कि जब दो धरा में बटा था तो उस टाइम दोनों हर एक लोग अपने सैन्य संगठन बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो अमेरिका के नेतृत्व में जो सैन्य संगठन बना था उसका नाम नाटो था, यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी एग्रीमेंट, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बना, ये सैन्य संगठन था। इसमें क्या होता है कि जो भी इसके सदस्य होते हैं तो उस सदस्य का मतलब किसी एक पर भी अगर हमला होता है तो वो सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुल 30 देश हैं, 30 कंट्री है, 27 यूरोप की कंट्री है, अमेरिका भी इसका सदस्य है, कनाडा इसका सदस्य है और एक और कोई कंट्री है वो इसका सदस्य है। तो अब क्या चाह रहा था यूक्रेन कि वो भी नाटो का सदस्य बन जाए। अब वो नाटो का सदस्य तो बनना चाह रहा था, लेकिन रसिया नहीं चाह रहा था कि वो नाटो का सदस्य बने। और अभी जब राष्ट्रपति वहां के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम नाटो के सदस्य बनेंगे तो उसको लेकर के रसिया ने उसको धमका दिया। अब रसिया उसको धमकाने लगा कि नहीं, तुम नाटो के सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि रसिया को अभी भी लगता है कि हमारा उन पर प्रभाव है, जबकि भले ही यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र है, वो खुद अपना डिसीजन ले सकता है। अब देखिए इसके पीछे का क्या कारण है कि रसिया क्यों उसको मना करने लग गया, क्यों उसको धमकाने लग गया। उसका कारण है कि जैसे ही वो नाटो का सदस्य बनेगा, अब आपको भी पता है कि अमेरिका और रूस का रिलेशन बेहतर नहीं है, और नाटो का नेतृत्व करता कौन है? तो अमेरिका है। जैसे ही अगर यूक्रेन उसका सदस्य बन जाता है, और यूक्रेन जो है वो रसिया का बिल्कुल सटा हुआ राष्ट्र है, तो जैसे ही वो सदस्य बनता है तो यूक्रेन में क्या होगा कि नाटो की सेना जो होगी वो वहां पर आकर के बहाल हो जाएगी, वहां पे तैनात हो जाएगी। उसके बाद इतना रिस्क हो जाएगा कि अगर कुछ भी घटना कभी घटता है तो वहां से जब मिसाइल दागा जाएगा तो सिर्फ 5 मिनट में मॉस्को पे बम गिराया जा सकता है। तो उसको लेकर के रसिया को डर भी है, तो इसको लेकर के वो धमकाने लगा कि नहीं, तुम नाटो के सदस्य नहीं बन सकते। मामला आज के सिचुएशन को आपको पता है कि आज इस मामले पे, इस जगह पे पहुंच चुका है मामला। उसके बाद फिर ये बातें चलने लगी। उसके बाद फिर अब ये सिचुएशन आ गया कि अभी 2 दिन पहले, अभी एक तो धमकी हुआ, अपने सेना की तैनाती कर दिया वहां पे। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि लुहांस्क और दमिश्क, जो मैंने बताया था कि फिर संघर्ष विराम के बाद में अलग हो गया, 2014 में उसने कब्जा कर लिया था। अब इन दोनों राष्ट्र, ये जो क्षेत्र है ना, ये खुद अलगाववादी है, ये यूक्रेन के खिलाफ बात करते हैं। यूक्रेन का क्षेत्र, जैसे अभी पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। उसी तरीके से
यूक्रेन का 2 क्षेत्र है, लुहांस्क और दमिश्क, ये यूक्रेन के खिलाफ बात करता है। तो अब इसने क्या किया रसिया ने कि दमिश्क और लुहांस्क को कहा कि हम तुमको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते हैं, और उसने उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया अपने तरफ से, ठीक है। और उसके साथ रक्षा समझौता भी कर लिया। अभी आप समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन क्या हो गया, फूट डालो राज करो, मतलब उसके ही क्षेत्र में उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अब वो जो क्षेत्र है उसको लगा कि यार हम तो स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएंगे, और वो भी रूस के संरक्षण में, तो हमारे लिए काफी फायदेमंद है, तो वो भी उसके लिए तैयार हो गया। उसके साथ रक्षा समझौता भी कर लिया। अब रक्षा समझौता करने का मतलब ये हो गया कि वहां चाहेगा तो अपनी वो सेना तैनात कर सकता है रूस। उसके अलावा अगर लुहांस्क या दमिश्क पर कोई भी देश हमला करता है तो वो माना जाएगा कि रूस पर हमला है, और रूस उसका हेल्प करेगा, उसमें जाकर के सहायता करेगा, ठीक है। तो ये सब बातें होने लगती वहां पे, ये सिचुएशन उसमें आ गया। अभी वो दोनों वो अलग कर लिया, और अब अलग ही नहीं किया, वहां पे अपना सेना भी तैनात कर दिया लुहांस्क और उसमें। और आज ही का खबर है, आज का ही खबर है, सॉरी कल का खबर था कि वहां पर बमबारी भी स्टार्ट हो गई लुहांस्क में। लुहांस्क में बमबारी भी हुआ है, ऐसा वीडियो वगैरह आया है। तो ये सब बातें थी जो वहां पर अब सेना तैनात हो गया है, बमबारी वगैरह होने लग गया। तो ये सिचुएशन थी कि वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर के आज तक का सिचुएशन क्या है, आज तक का सिनेरियो क्या है, और आखिर कारण क्या था कि इस तरह का सिचुएशन आ गया सामने में, और इसके बीच में ये यूक्रेन और रूस के बीच में ये मुद्दा आया है। तो आज फिलहाल मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि इससे बेहतर होगा जो आगे हम लोगों को समझना है कि आखिर इससे ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत को क्या सबक लेना चाहिए, और आगे कौन कौन सा देश का क्या स्टैंड है, और उन्होंने क्या इसको लेकर के प्रतिक्रिया की है। ये तमाम बातें हम अगले एक और पार्ट 2 वीडियो में बनाऊंगा। उस पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे। आप ये वीडियो तो आज आ जाएगा यूट्यूब पे, फिर 1-2 दिन के अंदर में वो भी आ जाएगा वीडियो फिर, और फिर पार्ट 2 में हम पूरा क्लियर कर देंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, और पूरे वीडियो को देख करके आप समझ जाएंगे कि आखिर आज का जो सिचुएशन है उसका क्या कारण है, ठीक है। ऑलरेडी ये 12 मिनट का लगभग वीडियो, 12-12.25 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो हम नहीं चाहेंगे इसको लंबा करें। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।